हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। सो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शॉर्ट ड्यूरेशन से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों को कंसर्न्ड टॉपिक के ऊपर भी कमांड हो जाएगी और साथ ही साथ में उस टॉपिक के जो रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं उनको भी हम लोग जो है वो इन्हीं सेशन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज ड्यूरिंग योर लंच टाइम एज वेल एज योर कम्यूट टाइम भाई। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लोन अप्रूवल प्रोसेस के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए गाइज, ये जो लोन अप्रूवल प्रोसेस है, इस टॉपिक से हम लोगों को अक्टूबर 2023 के अंदर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अब क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था रिगार्डिंग फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। सो हम लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो लगभग हर साइकिल के अंदर जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन के अंदर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भाई क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जो लोन्स हैं उनकी जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। अब इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड, कि मतलब जो बोरोवर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा कि भाई कितने अमाउंट का वो लोन चाह रहा है। ठीक है, कौन इंडिविजुअल है, क्या उसका नाम है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। आफ्टर दैट हम लोग जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे यूजिंग द केवाईसी गाइडलाइंस। अब ये जो केवाईसी गाइडलाइंस हैं, दीज आर नो योर कस्टमर गाइडलाइंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस विच आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो गाइडलाइंस है वो इशू की जाती हैं। अब इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को जो है वेरीफाई किया जाएगा जो कि हम लोगों ने कलेक्ट की हुई है रिगार्डिंग द बोरोवर भाई। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया यूजिंग केवाईसी गाइडलाइंस। आफ्टर दैट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद मोस्ट ऑफ द बैंक्स के द्वारा क्या किया जाता है, स्कोरिंग मॉडल के बेस के ऊपर जो असेसमेंट की जाती है बोरोवर की। अब ये स्कोरिंग मॉडल क्या है, जहां पे हम लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट का यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट से मेरा मतलब क्या है कि सो दैट हर तरह के कस्टमर के साथ में जो फेयरनेस यहाँ पे बरती जाए जब भी उसको जो है लोन उसका अप्रूव करना है। उसके लिए जो हम लोग एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि भाई उस इंडिविजुअल की फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसी है, किस तरह से जो वो हमारे जो स्कोरिंग मॉडल है उसके अंदर कितना स्कोर वो इंडिविजुअल बोरोवर जो है वो अटेन कर पा रहा है भाई। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा। अब हर तरह के लोन के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जैसे अगर होम लोन है तो होम लोन के लिए मिनिमम इनकम इतनी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की एज इतनी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको हम लोग जो है वो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इंडिविजुअल जो है इस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब आफ्टर दैट जब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है एक इंडिविजुअल, उसके बाद फाइनली हम लोग जो है ड्यू डिलीजेंस को परफॉर्म करते हैं गाइस। अब ड्यू डिलीजेंस के अंदर हम लोग जो है एक प्रॉपर वेरिफिकेशन यूजर की करते हैं। जो भी बोरोवर जिसने लोन के लिए एप्लीकेशन जो है वो डाली हुई है टू द बैंक भी या फिर टू द लेंडर, जो इंडिविजुअल मतलब लोन चाह रहा है उसकी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी इन दिस ड्यू डिलीजेंस स्टेप। और ड्यू डिलीजेंस के बाद फाइनली जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है गाइज। अब ड्यू डिलीजेंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन डिटेल। मतलब एक इंडिविजुअल एप्लीकेंट जिसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है उसकी एप्लीकेशन डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। जैसे मान लो कि अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया गया है, तो व्हीकल लोन के केस में हम लोग जो है वो जो उस व्हीकल की परचेज के लिए जो इन्वॉइस है उसको जो है वो हम लोग वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द ऑथराइज डीलर। कि भाई जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने अगर 15 लाख के व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो क्या उस व्हीकल जिस व्हीकल के लिए उसने लोन अप्लाई किया हुआ, क्या उस व्हीकल की जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल प्राइस है वो 15 लाख ही है। इसको वेरीफाई किया जाएगा फ्रॉम द ऑथराइज डीलर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एजुकेशन लोन। अब देखिए, एजुकेशन लोन के केस में हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे, एडमिशन और फी डिटेल्स। मतलब जैसे अगर मान लो इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्निकल कोर्स के लिए जो है वो एजुकेशन लोन लिया जा रहा है, जैसे बीटेक करने के लिए एजुकेशन लोन लिया जा रहा है। अब हम लोग जो है वो वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि भी एडमिशन और फी डिटेल्स
क्या कुछ हम लोगों को उस कोर्स के लिए देखने के लिए मिल रही हैं, और जो बोरोवर है जिसके द्वारा एजुकेशन लोन अप्लाई किया गया है, क्या उसके द्वारा उतनी ही अमाउंट का लोन जो है वो अप्लाई किया गया है जितना एक्चुअल में एडमिशन और फी डिटेल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ड्यू डिलिजेंस का पार्ट बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन लोन गाइस। आफ्टर दैट हाउसिंग लोन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हाउसिंग लोन के केस में हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे कि भाई क्या जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ द डेवलप, मतलब जो डेवलपर है जिसके द्वारा घर बनाया जा रहा है, जिसके लिए होम लोन लिया जा रहा है, उस डेवलपर के द्वारा क्या मार्केट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, क्या प्रॉम्प्टली हमारे कस्टमर को, हमारे जो बोरोवर है जिसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ, क्या उसको प्रॉम्प्ट डिलीवरी मिल जाएगी, जैसे ही वो पेमेंट करता है उस डेवलपर को, तो क्या प्रॉम्प्ट उसको जो घर की डिलीवरी कर दी जाएगी। इसके अलावा हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि भाई क्या जो डेवलपर है वो उसके द्वारा जो है वो खुद की रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, जिस भी फ्लैट, जिस भी कॉलोनीज के अंदर जो घर परचेज किया जाने वाला है बोरोवर के द्वारा, आर दोज कॉलोनीज आर रजिस्टर्ड अंडर रेरा, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर स्टेट लॉज के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एप्लीकेशन डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस विच इज अ पार्ट ऑफ लोन अप्रूवल प्रोसेस। अब ड्यू डिलीजेंस होने के बाद फाइनली जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है गाइस। ठीक है, तो आई होप ये ड्यू डिलीजेंस अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब क्या है ड्यू डिलीजेंस का। आफ्टर दैट अब यहाँ पे देखिए जब भी ड्यू डिलीजेंस की जा रही होगी तो वहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं। अब किस क्या कुछ हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स है जिनका यूज करके हम लोग जो वेरिफिकेशन करते हैं। सो केवाईसी दैट इज नो योर कस्टमर गाइडलाइंस को पहले तो फॉलो किया जाएगा, पैन कार्ड के थ्रू, परमानेंट अकाउंट नंबर के थ्रू, इनकम कितनी है इंडिविजुअल बोरोवर की, क्रेडिट रिपोर्ट क्या उसकी जो सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट स्कोर है क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर या फिर नहीं है। इसके अलावा फ़ोन नंबर को वेरीफाई करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी वेरीफाइड। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो इंडिविजुअल ने जब भी देखिए इंडिविजुअल के द्वारा जब भी किसी तरह का लोन लिया जाएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी इंडिविजुअल को देना पड़ेगा बैंक को या फिर लेंडर को। तो अगर इंडिविजुअल ने इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रखी है तो उसकी भी वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके टाइटल को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दे रखी है क्या वो उसी इंडिविजुअल के नाम पे है जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है, या फिर वहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल जो है ओनरशिप्स देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा अदर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स विल बी ऑल्सो वेरीफाइड। और कुछ केसेस के अंदर जब भी होम लोन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको भी विजिट किया जाता है कि भाई क्या वो हाउसिंग सोसाइटी जो कहीं किसी ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर तो नहीं है, या फिर वहाँ पे हम लोगों को जो है वो रेरा या फिर स्टेट लॉज की जो कंप्लाइंस है वो फॉलो होता है वो देखने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। सो इस तरह से हम लोग जो वेरिफिकेशन प्रोसेस का ये सारे डॉक्यूमेंट जो पार्ट बनते हैं इनका यूज़ करके हम लोग जो एक्चुअल में एप्लीकेशन डिटेल्स को वेरीफाई करने का काम करते हैं अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ लोन के बारे में कि भाई लोन के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो कितना क्वांटम मतलब कितना अमाउंट ऑफ लोन जो है वो दिया जा सकता है इंडिविजुअल को। अब देखिए कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया जा सकता है ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का लोन है, मतलब प्रोडक्ट किस तरह का है। प्रोडक्ट इन द सेंस कि होम लोन है, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है। दूसरा कि भाई इंडिविजुअल जिसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है उस इंडिविजुअल की इनकम कितनी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितनी उस इंडिविजुअल की इनकम होगी उसी अकॉर्डिंग फिर उसको जो लोन दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसकी इनकम से बहुत ज़्यादा लोन उसको दे दिया तो हो सकता है कि वो डिफॉल्ट कर जाए फिर। तो इसीलिए जो क्वांटम ऑफ लोन है दैट विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टाइप ऑफ लोन और इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे पर्सनल लोन की बात करें तो 12 टाइम्स द मंथली इनकम कैन बी गारंटीड एज अ पर्सनल लोन टू द इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल की जितनी इनकम है उसके 12 गुना पर्सनल लोन उसको दिया जा सकता है। इसके अलावा व्हीकल लोन की अगर हम लोग बात करें तो 4 टाइम्स द एनुअल इनकम। हियर इज द कैच गाइस कि भाई देखिए एनुअल इनकम यहाँ पे हम लोग लेंगे व्हीकल लोन के केस में, जबकि पर्सनल लोन के केस में 12 टाइम द मंथली इनकम, व्हीकल लोन के केस में 4 टाइम्स द एनुअल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल भाई। इसके अलावा हाउसिंग लोन के केस में 48 टू 60 टाइम्स द मंथली इनकम, इतना अमाउंट ऑफ लोन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है एक इंडिविजुअल को भाई। तो ये हम लोगों ने क्वांटम ऑफ लोन को डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट अब देखिए क्वांटम ऑफ लोन के अंदर ही हम लोग जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। जब भी हम लोग लोन के क्वांटम की बात करते हैं तो भाई मार्जिन कितना, मार्जिन पेमेंट कितनी रहने वाली है, मार्जिन मनी कितनी रहने वाली है। अब मार्जिन क्या है एक्चुअल में, मार्जिन इज द जो भी इंडिविजुअल्स के द्वारा डाउन पेमेंट की जाती है। डाउन पेमेंट आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमनली हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो डाउन पेमेंट को ही मार्जिन बोला जा रहा है। अब ये जो मार्जिन या फिर डाउन पेमेंट है इट वेरीज बिटवीन 15 टू 30% बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट और टाइप ऑफ लोन। वैल्यू ऑफ एसेट मतलब कितने जो जिस एसेट को परचेज करने के लिए जो है वो लोन लिया जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, या फिर किस तरह का लोन लिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जो है वो डाउन पेमेंट इंडिविजुअल को करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है जब भी लोन एक बोरोवर जो है वो लेगा किसी भी लेंडर से तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लेंडर को बाद में जब भी उस लोन को रीपे किया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो जनरली देखा गया है कि भाई रिड्यूसिंग बेस इन परसेंटेज पर एनम के ऊपर जो चार्ज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम लोगों को एक लोन के दो कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब देखिए इंटरेस्ट कंपोनेंट जो रहने वाला है, दिस इंटरेस्ट कंपोनेंट विल बी, ये जो हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट रहने वाला है, दिस इंटरेस्ट कंपोनेंट विल बी चार्ज ऑन द रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे मान लो अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़ और इंटरेस्ट इसके ऊपर 10% लगाया जा रहा है। अब देखिए अगर फर्स्ट टाइम के ऊपर जब प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर दी, 10 रुपये की पेमेंट कर दी मान लो, तो 90 रुपये रह गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट विल बी चार्ज ऑन दिस रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 90 रुपीज़ भाई। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं रीपेमेंट पीरियड के बारे में। तो देखिए रीपेमेंट पीरियड क्या है, जितने टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों को जो है वो उस लोन को रीपे करना है वापस लेंडर को, उसको बोला जाता है रीपेमेंट पीरियड भी। अब रीपेमेंट पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द लोन, कि किस पर्पस के लिए जो है वो लोन लिया गया है। जैसे अगर पर्सनल लोन है तो वहां पे जो रीपेमेंट पीरियड रहेगा दैट विल बी 3 to 5 ईयर्स। व्हीकल लोन के केस में इट विल बी 5 to 7 ईयर्स और हाउसिंग लोन के केस में इट विल बी 5 to 30 ईयर्स भी। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है भी, जनरली हम लोगों को पर्सनल लोन, व्हीकल लोन और हाउसिंग लोन के केस में कितना जो है वो रीपेमेंट पीरियड देखने के लिए मिलता है भाई। आफ्टर दैट अब यहीं पे रीपेमेंट पीरियड को डिस्कस करते हुए हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को और डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। अब यहीं से आप लोगों का अभी हम लोगों ने देखा जो पीवाईक्यू था वो फ्रेम किया गया था अक्टूबर 2023 के अंदर जो पूछा गया था। अब देखिए फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो क्या है, दैट इज FOIR। अब अगर आप लोग इसको जो है वो इस पूरे फ्रेज को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब एक इंडिविजुअल की कितनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है विद रिस्पेक्ट टू द इनकम। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्लिगेशन और इनकम का रेशियो निकाल लेंगे, वहीं से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो निकल के आ जाएगी भाई। अब ये किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, इट इज कैलकुलेटेड फॉर बोरोवर्स हु आर फ्रॉम अ सैलरीड क्लास, मतलब जिनको एक रेगुलर फॉर्म में जो है वो सैलरी रिसीव हो रही है उनके लिए जो है वो ये हम लोग FOIR कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, टू इंश्योर कि भाई एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो मिनिमम टेक होम सैलरी अपने साथ जो है ले जाई जा सके आफ्टर फुलफिलिंग द फाइनेंशियल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन गाइज। और इसके अलावा हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि भी जो इंडिविजुअल है वो कहीं एक्सेसिव बोरोइंग ना कर ले, मतलब जितनी उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कहीं उससे ज़्यादा वो बोरोइंग ना कर ले, इसको भी हम लोग इंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ FOIR दैट इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म इज चार्जेस एंड फॉर्मेलिटीज। अब देखिए हम लोगों को अलग अलग तरह के चार्जेस लेवे होते हुए देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम द बैंक साइड या फिर लेंडर साइड, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, मॉर्टगेज, स्टैंप ड्यूटी या फिर इंस्पेक्शन चार्जेस। सो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी जब भी ये चार्जेस लेवे किए जाते हैं, सो दैट एक ट्रस्ट फैक्टर जो हो बिल्ड होता रहे बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर भी। इसके अलावा अदर फॉर्मेलिटीज जो भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही है, कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऐसा नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ लेंडर को ही पता है, बोरोवर को पता ही नहीं है, देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रीपेमेंट पीरियड को डिस्कस कर लिया। After that, now there is a question in front of you guys. Mr. Sharma approaches Zenith Bank for a personal loan. The bank initiates the retail loan approval process. The relationship manager first gathers his identity proof, address detail, and recent photographs. He then checks these against the bank internal database and verifies the documents with the issuing authority. जिन जो भी जैसे ये आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उनकी जो इशूइंग अथॉरिटी है उसके साथ में वेरिफिकेशन की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, यही बोला जा रहा है यहाँ पे। इन द given scenario, which stage of the loan approval process is being carried out, scoring model application, verification of KYC, due diligence या फिर minimum eligibility criteria check guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is verification of KYC, know your customer guidelines के according उसकी identity proof, address detail और उसकी recent photograph को जो है वो verify किया जा रहा है with the issuing authority. So it is verification of KYC भाई, जो भी information collect की उसको verify किया जा रहा है यहाँ पे। अब moving ahead, next is Rohit approaches his bank for a housing loan. His monthly take home income is 75,000 and he has no other major ongoing loan obligations. The bank follows the standard norms for determining the quantum of loan based on the type of product. As per the bank's policy on loan amount eligibility, what is the maximum housing loan amount or Rohit can be considered for? So you need to select the most appropriate answer from the given options below. Your options are 9 lakh rupees, 36 lakh, 45 lakh या फिर 60 lakh rupees भाई। So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 45 lakh। अब देखिए मंथली जो हम लोगों को इनकम देखने के लिए मिल रही है वो 75,000 देखने के लिए मिल रही है। अब हम लोगों ने देखा कि जो हाउसिंग लोन है उसके केस में 48 to 60 टाइम्स जो है वो मैक्सिमम
हमारा जो लोन अमाउंट है वो दिया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द होम लोन। तो 75,000 इंटू 60 कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, 45 लाख विल बी द राइट आंसर हेयर भी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो ये लोन एलिजिबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है गाइस। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितना हम लोगों को जो है वो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन देखने के लिए मिलता है विद रिस्पेक्ट टू होम लोन, एजुकेशन लोन या फिर वेरियस अदर काइंड ऑफ लोन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज राजेश इज अ सैलरीड एम्प्लॉय earning 80,000 per month. He applies for a personal loan at his bank. The bank assesses his repayment capacity by calculating his fixed obligation to income ratio. अब based on the FOIR norms, consider the following statements. FOIR helps to ensure that Rajesh retain a minimum net take home salary after all his loan repayments. It is a tool used by bank to reduce the risk of default by preventing borrowers from taking an excessive debt. FOIR takes into account the tax benefit available on a certain loan before determining the eligible repayment amount. FOIR is equally applicable to self-employed professional and salaried individual. So which of the statement given above are correct as per the understanding of FOIR? So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स की बात की जा रही है कि ये बोल रहा है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट द टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल ऑन अ सर्टेन लोन्स। तो टैक्स बेनिफिट्स को कंसीडर यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं अभी। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए हमारी ये FOIR नहीं रहता है, इट इज ओनली फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल। हम लोगों ने स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करके वहां पे ये डिस्कस किया FOIR को, जब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, तो इसीलिए द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए गाइस। तो आज हम लोगों ने जो लोन अप्रूवल प्रोसेस और इसके पेरिफेरल टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज देखने के लिए मिलेगा। अब JIB कोर्सेज के ऊपर जाते ही जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं JIB के कंप्लीट मास्टर कोर्स की, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की जो कंसेप्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, विच विल बी ऑफर ड्यूरेशन ऑफ 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, इसके अलावा लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर डूइंग द कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू योर JIB एग्जामिनेशन। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों को सभी कंपोनेंट के लिए जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन नहीं करनी है, यू वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन कोर्स फॉर अ इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो आप लोगों ने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। यहीं पे IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो है इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर, लगभग 120 घंटे के अंदर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आप लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर कर पाए। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड यू वांट टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इन द टेस्ट सीरीज, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर द JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।